नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो इन दिनों एक आर्टिकल बड़ा चर्चा में बना हुआ है और एक नहीं कहें तो 2-2 आर्टिकल चर्चा में बने हुए हैं। एक आर्टिकल लिखा है सोनिया गांधी जी ने और दूसरा लिखा है लालू प्रसाद यादव जी ने। 18वीं लोकसभा क्या दिशा लेने जा रही है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत कुछ ज़िक्र किया है उन आर्टिकल्स में, इसको समझेंगे। हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं शशि शेखर जी और राजनीति में व्यंग के लिए जाने जाने वाले ज़मीर भाई भी हम लोगों के साथ में हैं। मतलब गंभीर बात को भी बड़े मज़ाकिया अंदाज में बोल देते हैं कभी-कभी ज़मीर भाई, समझना आपकी ज़िम्मेदारी है। उस व्यंग के पीछे की छिपी भावनाओं को समझना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो शशि भाई एक छोटा-सा कमेंट और इन दोनों आर्टिकल को लेकर के आपका। नहीं, वो दोनों आर्टिकल लालू प्रसाद जी ने जो आर्टिकल लिखा है वो बेसिकली इमरजेंसी की पृष्ठभूमि के बारे में बताया उन्होंने। और यह भी बताया कि जब सदन में इसको लेकर के प्रस्ताव लाया गया और चर्चा हुई तो उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश की है उस आर्टिकल के जरिए कि उस वक्त क्या हालात थे और अब के क्या हालात हैं। और बड़ा क्लियर मतलब उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है, अपने साथियों की चर्चा की है। ये बताया कि उस वक्त आज जो लोग बीजेपी के लोग जिस आपातकाल की आलोचना कर रहे हैं वो लोग उस वक्त हम लोग देखते तक नहीं थे कि वो कहाँ है। तो मतलब एक सारगर्भित लेख है, अच्छा लेख है और उसमें कुल मिला के यही बताने की उन्होंने कोशिश की है कि इस वक्त के जो हालात है वो उस वो, इमरजेंसी से कम नहीं है। हाँ मतलब ये जैसे जैसे एक सेंटेंस है उसमें बड़ा अच्छा मुझे लगा कि इंदिरा गांधी ने हम लोगों को जेल भेज दिया था, ये बात ठीक है, लेकिन कभी हम लोगों को देशद्रोही या गद्दार नहीं कहा गया। तो ये बात है। हालांकि मैं उसमें थोड़ा ऐड करूंगा कि जेपी के लिए कई तरह के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल होता था। उनको कभी केजीबी कभी सीआईए का एजेंट तक भी कहा जाता था, लेकिन लालू जी का एक अपना विचार है और वो एक कंपैरिजन करना चाह रहे हैं उस वक्त और इस वक्त के हालात के बीच, और इशारों में ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप आवाज मतलब आप निंदा तो कर रहे हो उन चीजों की, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन्हीं रास्तों पर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। सोनिया गांधी जी का जो लगातार आर्टिकल है जी। सोनिया गांधी जी का जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने एक अपोजिशन के अनुभवी नेता की तरह एक सीख दी है बेसिकली सत्ता पक्ष को कि होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने मतलब कांग्रेस के किसी इतने बड़े नेता ने पहली बार मुझे लगता है कि लिखित में ये माना कि ये सर्वविदित और ऐतिहासिक सत्य है कि जो आपातकाल के बाद चुनाव हुए उसमें आपातकाल लगाने वालों की बड़ी हार हुई। देश में उस चीज की सजा जो है उन लोगों को दी। हालांकि 3 साल बाद फिर से वो सत्ता में आ गए। तो मतलब एक तरह से एक स्वीकारोक्ति है, सीधे सीधे नहीं लेकिन इशारों में, कि हाँ वो एक गलत कदम था और उस गलत कदम के परिणाम को भी हम लोगों ने भुगता है। तो इस वजह से अब अगर बीजेपी सचमुच इमरजेंसी के उस काले अध्याय से कुछ सीखना चाहती है तो ये सीखे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, नहीं करना है। बजाय इसके कि अब तक आप लेग पुलिंग का काम जो है कांग्रेस का करे, उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। दोनों आर्टिकल का मुझे लगता है कि एक जो सार तत्व है वो यही है। जी। बिल्कुल ठीक बात है और उसमें सोनिया गांधी जी ने जिक्र किया कि इमरजेंसी लगाई गई थी देश के अंदर और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा देश पार्टी को खासतौर से और सत्ता से बाहर हो गए और उसके बाद जनता ने 1980 में जो मैंडेट दिया वो शायद बीजेपी अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई, इतना बड़ा मैंडेट था। एक ब्रेकिंग भी आपको इस बीच में देंगे, कुछ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम लोगों के पास आ रही है डिप्टी स्पीकर को लेकर के। ये अलग तरह का एक मसला है डिप्टी स्पीकर का भी, अब चूंकि स्पीकर का चुनाव हो चुका है। इस बीच जमीर भाई से समझना चाहेंगे। जमीर भाई, एक तरफ जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लेकर के एक धारणा है सरकार की, समय समय पर सामने आती रही है, तमाम मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं।
और दलित समाज का भी काफी उत्पीड़न इस रिजीम में 10 साल की रिजीम में देखने को मिला। सोनिया गांधी का जो लेटर है वो बेशोर इशारा करता है कि जो इमरजेंसी लगी थी वो वाकई गलत थी और उसका खामियाजा भुगता कांग्रेस ने। इस सरकार को उन्होंने आगाह किया। क्या आपको लगता है कि इमरजेंसी का जो दौर था, हो सकता है शायद तब आप छोटे रहे होंगे या नहीं देखा होगा आपने, उस समय आप पैदा ना हुए हों, लेकिन पढ़ा आपने बहुत होगा, इमरजेंसी का वो दौर और आज के दौर से क्या आप तुलना करते हैं इन दोनों चीजों की? नमस्कार विवेक जी एंड शशि जी। देखिए, और जो जैसे भी आपने कहा कि उस दौर का जो है समय में मैं जो है या तो छोटा रहा हूँगा या फिर मैं जो है मैंने देखा नहीं है उसको, पूरी तरीके से अनुभव नहीं किया। मगर किताबों से और इतिहासकारों ने जो लिखा है उससे जो अनुभव मिला है, तो कहीं न कहीं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि वो एक तानाशाही एक रवैया था। वो तानाशाही रवैया कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे विचार उस समय की सरकार, कांग्रेस सरकार या इंदिरा गांधी जी के दिमाग में जो चीज़ें आ रही थी, हम उसको लागू करेंगे बिना किसी राजनेता या बिना किसी विपक्ष को जो है सुने हुए या किसी को भी सुने हुए। तो उन्होंने जो सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके का जो वक्तव्य लिख के जो अभी अपना एक खुल के, जैसे कि शशि जी ने भी बताया कि उन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकारा कि हाँ, ये इस तरह की जो चीज़ें हम ऑलरेडी या हमारे पूर्वज कर चुके हैं, उसका उनको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा और आप इससे ज़्यादा कहीं और जो है एक एक जो है एक रास्ते पे चल पड़े हो। आप जो है जो आपातकाल के उस रास्ते पे भी चल पड़े हो जिसको शायद आपातकाल या जो है उस तरफ उस समय जो है इंदिरा गांधी जी ने जो किया कि जैसे शशि जी ने कहा कि राष्ट्रद्रोहिता या आपकी धार्मिकता, इस भक्ति, इस इन चीज़ों को उन्होंने जो है टच नहीं किया। दरअसल क्या है कि कहीं न कहीं जो मैं मानता हूँ कि एक ग्रुप है, एक तरह का एक संगठन, एक विचारधारा है जो उन्होंने ऑलरेडी उनको वो कन्फर्म है, वो कन्विंस्ड भी हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूँ। वो कन्विंस्ड हैं कि मुझे ये करना है, मगर ये करने के लिए उसको भ्रमित भ्रमित भी करना है कि ताकि वो उनके ऊपर शक ना कर सके, कि वो ऐसा नहीं है, ऐसा है। एक्चुअल वो क्या हैं, उसको जानने के लिए आपको ओवरऑल जो 10 साल में जो या पिछले 3 चरण में जो वो मुख्यमंत्री गुजरात के रहे हैं, उसको आपको खंगाल के प्याज की वो परतों को कुरेदना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चल पाएगा। एक आम जो है राजनेता या आम जो है जो जनता है, उनको इतना आसानी से समझ नहीं सकती। तो वो जो कर रहे हैं, वो एक तरह से उस तरह के लोगों को अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ, को हम जैसे लोगों को ये दिखा रहे हैं कि देखो ज़मीर, कितने प्रचंड बेवकूफ़ लोग हैं जो मुझे जो है सिर्फ़ धार्मिक नारा लगाने के बाद मोदी, मोदी करके वोट दे देते हैं। यानी वो हमको भी ये बता रहे हैं ना। तो ये जो चीज़ें जो चल रही हों, वो जो कर रहे हैं, उसका खामियाजा उनको नहीं भुगतना है या उस दल को नहीं भुगतना है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अन्य दल हो, संगठन हो, उनको नहीं भुगतना है। भुगतना उन लोगों को है जो इनको जो है सहारा दे रहे हैं, जो हर चीज़ में जो है उनके लिए नारे लगा रहे हैं। क्योंकि जब जो है आप बाँध को तोड़ दोगे, जब तमाम सीमाओं को आप लाँघ जाओगे, तो फिर ये लोकतंत्र से, न राजतंत्र से, किसी से नहीं चलेगा, ये कबीला तंत्र से चल जाएगा। और कबीला तंत्र से जब देश जो है चलता है, तो फिर आओ-भाव कुछ नहीं दिखाई देता। फिर जो होता है वो दुनिया में अफ़गानिस्तान में देखा, सीरिया में देखा और तमाम ऐसे मुल्कों में जो है दुनिया देख चुकी है। तो मुझे तो इस बात की चिंता है कि भारत को इस तरीके से जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और लालू जी ने और सोनिया गांधी जी ने कहीं न कहीं इस बात का इशारा किया है कि अभी भी आपके पास समय है, आप सँभल जाइए। अपनी जो ये घमंड या गुरूर इसके चक्कर में जो है, जिन चीज़ों के आप फैसले ले रहे हो, उन फैसलों से आप बचिए और ख़ास तौर पे जिस भारतीय का डीएनए भारतीय है, उसको उसकी भारतीयता पर, उसकी धार्मिक आस्थाओं पे, उसको जो है डिमेन करने की, डिमोरलाइज़ करने की, उसको दोहरे दर्जे का जो है एहसास कराने की कोशिश ना करिए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको और हमको पता है कि हम और आप कौन हैं। आपने अपनी खिड़की से मेरी आँगन में देखा है कि हम कैसे पले-बड़े हैं और मैंने आपको देखा है। तो हम बिल्कुल। सब भारतीय हैं और जो ये कोशिश की जा रही है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
जो हमें बचपन से बड़ा होते हुए जिसने देखा है, वो शशि, वो विवेक जी, वो लोग खुद इनके झंडे उखाड़ देंगे ऐसे नफ़रत के, कट्टरता के लोगों के, जिन लोगों ने जो है इस देश में इस तरह का माहौल बना के तैयार बिल्कुल करने की कोशिश करी। बिल्कुल सही है जमीर भाई। मुझे एक शेर याद आता है, उदय प्रताप जी ने कहा था कि न तेरा है न मेरा है ये मुल्क सबका है, अगर नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। और ये मुल्क बड़ा विविधता वाला मुल्क है, और इसने अच्छे अच्छे तानाशाहों को उखाड़ दिया है, जिन्होंने प्रयास किया तानाशाही। और इमरजेंसी के दौर की जो चर्चा हो रही है, तो उससे सबक लेना चाहिए कि तानाशाही इस दौर ने, इस देश ने कभी बर्दाश्त नहीं की। और 10 साल का जो कार्यकाल है, उसके बाद जो झटका लगा है, 302 से आप 240 पे आ गए, तो आप 140 पे भी जा सकते हैं। वक्त बिल्कुल, का बिल्कुल। इंतजार करना पड़ेगा, और देश की जनता बहुत जागरूक है। और देश का लोकतंत्र नेताओं से नहीं चलता, लोग से चलता है, जनता लोग से से चलता है, लोगों से चलता है। अब एक ब्रेकिंग न्यूज की जो मैं बात कर रहा था शशि भाई, वो ये है कि लगभग विपक्ष ने एक सहमति बना ली है। डिप्टी स्पीकर के लिए उन्होंने अवधेश प्रसाद का नाम तय कर लिया है। कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्ष में अपने घटक सहयोगी समाजवादी पार्टी के एक नेता को मन बना लिया है पेश करने का, कि एक डिप्टी स्पीकर के रूप में उनको पेश करें। अब देखना ये होगा, क्या ये सरकार डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति बनाती है, चुनाव कराती है, या फिर जो पिछले कार्यकाल में इन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद खाली छोड़ दिया था, वैसे ही इस बार भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली छोड़ेंगे। इसकी संभावना कम लगती है क्योंकि विपक्ष बहुत ताकतवर है। शशि भाई, इस पे आपका क्या कमेंट है? देखिए, कल भी हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी और कहा था कि यह भी एक मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद भरा नहीं गया था, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और 1969 के बाद आमतौर पर वो विपक्ष को दिया जाता रहा है। उससे पहले की स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन 1969 के बाद ये एक अलिखित परंपरा सा बन गया था कि डिप्टी स्पीकर जो होंगे वो विपक्ष के ही होंगे। तो अभी आपने सही कहा, ये ब्रेकिंग न्यूज है, अवधेश प्रसाद जी का नाम जो है वो चर्चा में है, जो अयोध्या फैजाबाद से जीत कर आए हैं। तो बड़ा सिंबॉलिक होगा उनका चुनाव, मतलब काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक रूप से विपक्ष के लिए। बहुत सारे संदेश देता हुआ ये बहुत सारे संदेश देता हुआ, और उसमें ये भी है कि एक अगर सत्ता पक्ष इसका विरोध करता है तो उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा इनके नाम पर विरोध करना। इनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए, जो इक्वेशंस है उसको देखते हुए, और जिस जगह से वो आते हैं उसको भी देखते हुए, तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी कहा जाएगा विपक्ष का। राहुल गांधी ने अगर सहमति दी है, दे ही दी है, जहां तक मुझे लगता है। आपकी खबर अब प्रकाशित भी हो चुकी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रहा हूं अभी, उसमें ये खबर है। तृणमूल ने भी इसमें अपना समर्थन दिया है। बिल्कुल, तो अब तृणमूल ने भी, तो अब ये देखना होगा कि टीडीपी और जेडीयू अवधेश प्रसाद जैसे एक बुजुर्ग दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को, आने वाले उस व्यक्ति को जो रामलला की जन्मभूमि का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लोकसभा प्रतिनिधित्व भी करते हैं वो, तो उनको उनका वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा कि इस इशू को सत्ता पक्ष कैसे डील करता है। विपक्ष तो हम लोगों ने कल भी ये चर्चा की और कहा भी कि विपक्ष को चाहिए कि जैसे वो अन्य मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, उसको इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि ये जो 18वीं लोकसभा है ये उपाध्यक्ष के बिना न रहे, नहीं चलनी क्योंकि चाहिए। इससे बड़ा एक गलत मैसेज जो है वो संसदीय परंपरा में जाता है। तो ऐसा मैसेज दोबारा न जाए। चुनाव की नौबत आती है, अव्वल तो ये कि एक अच्छा नाम चुनकर वो लोग दे रहे हैं, तो अव्वल तो अच्छा ये होगा कि आम सहमति से उनको चुन लिया जाए, या अगर जरूरत पड़ती है
तो चुनाव भी करवाया जाए। तो अब जो होता है वो देखें, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक का ये एक बहुत ही शानदार निर्णय है। जो नाम उन्होंने चुना है वो बहुत शानदार है। जी विवेक बिल्कुल। भाई। जमीर भाई शायद हम लोगों के साथ में अभी है नहीं, उनका वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन रखिए जमीर भाई, हम लोगों को लगता है कि फिर आप है नहीं। अच्छा जमीर भाई अच्छा। के बारे में एक बार और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। जमीर भाई पर्यावरणविद भी हैं और खासतौर से पर्यावरण को लेकर के बहुत जागरूकता के कार्यक्रम चलाते हैं और अपने गांव में बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं और सभी धर्मों की इनको बराबर जानकारी है। आप जमीर भाई के साथ हिंदू दर्शन पे भी बात कर सकते हैं, इस्लाम के दर्शन पे भी बात कर सकते हैं और क्रिश्चियनिटी पे भी बात कर सकते हैं। सर्वधर्म संभाव वाला वो एक जो पुट है इनके विचारों में अक्सर दिखता है। जमीर भाई अब ये इस पे तो कभी फिर बात करेंगे। धर्म पे और पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है इस पे, जो कि आपका बहुत इंटरेस्ट है पर्यावरण को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने कई कार्यक्रम भी किए हैं आपके बिल्कुल। साथ में, आगे भी मतलब इस चैनल पे भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करेंगे। अभी मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि संवैधानिक परंपराओं का निर्वाह, संविधान की पुस्तक को चूमना, माथे से लगाना अलग बात है, लेकिन संवैधानिक परंपराओं का निर्वाह करना दूसरी बात है। आपको लगता है क्या ये सरकार संविधान के प्रति इतनी जागरूक है? क्योंकि संविधान इस समय देश में बड़ा मुद्दा है और सत्ता पक्ष भी बार बार इस चीज का एहसास कराने का प्रयास कर रहा है कि हम संविधान से, हमें कोई बैर नहीं है और हम संविधान के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। क्या आपको लगता है कि संविधान के प्रति सरकार बहुत जागरूक है? नहीं, संविधान के प्रति जागरूक तो बहुत अच्छे से है। वो चूम भी रही है, उसको माथे से भी लगा रही है। दरअसल विवेक जी, हम बड़े ऐसे लोगों के साथ में हम राजनीतिक जीवन अपना देख रहे हैं जो खिलाड़ी लोग हैं, जो संविधान से खेल रहे हैं। वो और उनका पूरा फौज जो है, अगर आप जो है दिल्ली में आप भी रहते हैं सर, मैं भी थोड़ा बहुत जो है इनके साथ उठ बैठ लेता हूँ। तो जो संविधान के रक्षक हैं दरअसल, वो किस तरीके से इनके क्लब में रात को जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, वो हमें सब पता है। देश के लोगों को शायद उनको रात को उनके क्लब में जाके देखने की आवश्यकता है कि किस तरीके से जो है संविधान के साथ में, तो इनको संविधान का, और देखिए अपना जो है अगर उसको उल्लू सीधा करने के लिए अगर संविधान का कवच कुंडल इनको लगाना पड़ जाए तो उसमें बुराई क्या है? दिखाना ही तो है कि हम उसको चूम रहे हैं, उसका माथा टेक रहे हैं, उसके, ये तो दिखाना पड़ेगा। क्योंकि नायक के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है, तो नायक तो किसी को बनाना ही पड़ेगा। चाहे आप संविधान को नायक बना दो, या भगवान को बना दो, खुदा को बना दो, या फिर किसी को भी बना दो। तो इस समय अगर संविधान को नायक बनाने से इनका राजनीतिक उल्लू सीधा हो रहा है, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मगर वही आपत्ति उनको हो सकती है जो इन सारी चीजों को देख परख के सारा कुछ समझ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास, हम जैसे कुछ चंद लोगों के पास में वो सेंसर मौजूद हैं जो सूंघ के बता देते हैं कि ये लौंग का तेल है या नीम का तेल है। तो तुम बिल्कुल। जितने ये लोग संविधान के जो बड़े आके जो है 90 डिग्री का कोण बना के जो है दंडवत जो है प्रणाम कर रहे हैं, दरअसल जो है ये लोग हमें हमें एहसास करा रहे हैं कि देखिए आप बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और हम इस देश को संविधान से ही चला रहे हैं। और आप लोगों के लिए हम जो है ये विश्वास दिलाते हैं कि हम संविधान के कितने बड़े रक्षक हैं। तो विवेक जी, बहुत बड़ी ये एक बात है। बड़ा विषय है और इस पे जी जी। हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। और हमारी भी कमजोरी है, हमारे लोगों की भी कमजोरी है कि हमारे पास इन 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 70-80 सालों में इन लोगों ने हमारी जो सोच और समझ और शिक्षा की जो विकलांगता को जो जन्म दिया है, उससे हम इनको भांप नहीं पा रहे हैं। और वो लगातार इससे खेल रहे हैं, धार्मिक तौर पे, जाति के तौर पे, भाषाओं के तौर पे, प्रांतों के तौर पे। तो कई तरह से जो है इनको, ये हमको आज भी उसी तरह का कोविड का जो है वो वायरस हमारे जहनों में डाल देते हैं, दिमागों में डाल देते हैं, कि ताकि आपका सोचने का नजरिया जो है वो उस तरफ जा ही ना पाए जिस तरफ हमने जो है संविधान के रास्ते से अलग से नलकी और नाले की पाइपलाइन लगा रखे हैं अपनी जेबें भरने के लिए। तो बिल्कुल धन्यवाद, ये हकीकत है। समीर भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया और एक आपने सटायर भी मार दिया इस बीच में कि न तो वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, न संविधान का पालन कर रहे हैं। एक्चुअली वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ खेल रहे हैं। खिलवाड़ भी नहीं बोल सकते, मतलब संविधान के साथ खेल रहे हैं। जब अपने फायदे में जहां चाहते हैं वहां उसका वो प्रयोग करते हैं,
उपाध्यक्ष का चुनाव पिछले सेशन में नहीं किया, उन्होंने नियुक्ति नहीं की। इस सेशन में उम्मीद करते हैं कि वो उपाध्यक्ष के पद को भरेंगे, संवैधानिक पद है उपाध्यक्ष का, और ये टकराव अभी जारी रहने वाला है। टकराव आखिर पहुंचेगा कहां तक, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।